प्यारे बच्चों, क्लास 12th सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का प्री टेस्ट एग्जामिनेशन हो चुका है और उसी का आंसर की आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग मिलान कर लीजिए आप लोगों ने कितना सही किया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। साथ ही प्री टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। कॉपी में भी नोट करते जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर है उसको दो भाग में बांटा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और भारतीय आर्थिक विकास, ये दो भाग में बांटा गया है। और टोटल क्वेश्चन जो है 34 गो आया था। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। 4 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय है, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2 के हैं। मतलब दो टाइप में बांटा गया है लघु उत्तरीय को, टाइप 1 और टाइप 2, 3 अंक का और 4 अंक का। और फिर दीर्घ उत्तरीय है आपका, 4 गो दीर्घ उत्तरीय है जो 6 अंक का होगा। और सभी भागों को आपको एक साथ हल करना है, ठीक है। तो ये था निर्देश। अब सेक्शन ए में हम लोग आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब कथन है कि सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जिस पर उपभोग राष्ट्रीय उपभोग के बराबर होता है आय। कथन 2 कहता है बचत की सीमांत प्रवृत्ति ऋणात्मक नहीं हो सकती क्योंकि आय में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन एक साथ चलते हैं। तो दिए गए कथनों के आधार पर निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। तो इसका आपका जो चारों में ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो है वो बी है। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। दूसरा क्वेश्चन है आउटपुट का मान बराबर है। तो आउटपुट का मान जो है उत्पादन, आउटपुट मतलब उत्पादन का जो मान है किसके बराबर होगा, तो डी हो जाएगा बिक्री प्लस स्टॉक में बदलाव। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी आय के केंसियन सिद्धांत की मान्यता है। तो आय का केंसियन सिद्धांत की मान्यता जो है वो है आपका समान मूल्य स्तर अल्पावधि में निश्चित होता है, क्योंकि केन्स का मानना था कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं, इसलिए अल्पकाल का ही हमारे जीवन में महत्व होता है। चौथा है केंद्रीय बजट के आंकड़ों के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान सरकार की ब्याज आवश्यकता, सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं का अनुमान 1,40,000 करोड़ है। यदि यह 2,70,000 करोड़ हो तो प्राथमिक घाटा होगा। तो यहाँ प्राथमिक घाटा निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको स्टेज से घटा देना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1,30,000 करोड़। अगला है क्रेडिट कार्ड को धन की मात्रा के सभी मापों से बाहर रखा गया क्योंकि यह वास्तव में भुगतान का तरीका नहीं है बल्कि भुगतान टालने का एक तरीका। मतलब क्रेडिट कार्ड क्या है कि पेमेंट कर देना है और बाद में फिर आपको उसमें पैसा देना होगा। तो ये एक तरह से भुगतान टालने का तरीका है। जब आप क्रेडिट कार्ड से खाना खरीदते हैं तो कार्ड जारी करने वाला बैंक रेस्टोरेंट को देय राशि का भुगतान करता है, बाद में आपको बैंक को शायद ब्याज सहित चुकाना होगा। इसके लिए आप अपनी डिमांड डिपॉजिट में जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं और वह धन अर्थव्यवस्था के मुद्रा भंडार में शामिल होता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग से निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है धन की मांग में कमी हो सकती है। क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है और हमको होटल में खाना है, तो क्रेडिट कार्ड रहेगा तो मेरा पेमेंट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो इससे क्या होगा, धन की मांग में कमी हो सकती है। आगे है धन के उस कार्य की पहचान करें जो किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो संपत्ति को आगे बढ़ाने में बचत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मूल्य संचय होगा। मतलब पैसा को आप जमा करके रखिएगा, वही आपको संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा। सातवां है समग्र मांग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार को खाली स्थान करना चाहिए। तो खाली स्थान क्या करना है, कर की दर में कमी करना चाहिए। आठवां निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो कथन 1 है 1991 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ। कथन 2 है भारतीय रुपये का अवमूल्यन अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उठाया गया एक कदम था। अब है दिए गए कथनों के आधार पर निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब है यदि अर्थव्यवस्था बिंदु ई पर पूर्ण रोजगार पर संचालित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा आरेख अल्प रोजगार संतुलन को दर्शाता है। तो ये ए बी सी डी में आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर आपका अल्प रोजगार संतुलन हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है
नीचे दिया गया चार्ट पिछले 3 वर्षों 21, 22, 23 में भारत के निर्यात और आयात को दर्शाता है। इन वर्षों में भारत के भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट और व्यापार संतुलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसको आप देख लिए, ये चार्ट दिया हुआ था 3 साल का और इस पर आपका आंसर जो है वो है भारत का व्यापार संतुलन लगातार घाटे में चल रहा है और इसे भुगतान संतुलन के चालू खाते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ देख रहे हैं घाटा पर चल रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आधिकारिक आरक्षित लेन देन से क्या तात्पर्य है, भुगतान संतुलन खाते में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आधिकारिक आरक्षित लेन देन से तात्पर्य किसी देश के केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में किए गए उन सभी लेन देन से है जो भुगतान संतुलन के घाटे या अधिशेष को संतुलित करने के लिए होता है। इन लेन देन में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विशेष आहरण अधिकारों की खरीद या बिक्री शामिल होती है। तो भुगतान संतुलन खाते में इनका महत्व, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ इसका महत्व पर चर्चा करना है, तो महत्व। तो पहला पॉइंट हम लोग बनाए हैं संतुलन स्थापित करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता अनिवार्य रूप से हमेशा संतुलित होता है, क्योंकि आधिकारिक आरक्षित लेन देन चालू खाते और पूंजी खाते के किसी भी असंतुलन को कवर करते हैं। यदि देश को चालू या पूंजी खाते में घाटा होता है तो केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बेचकर इसकी भरपाई करता है और इसके विपरीत। दूसरा पॉइंट है आधिकारिक वित्त पोषण। तो इन्हें आधिकारिक वित्त पोषण भी कहा जाता है क्योंकि ये लेन देन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा बाहरी असंतुलन के वित्त पोषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तीसरा है नीतिगत संकेत। इन लेन देन के स्तर से देश के बाहरी वित्तीय स्थिति और केंद्रीय बैंक की विनिमय दर नीति का पता चलता है। भंडार में बड़ी कमी अक्सर आर्थिक अस्थिरता या भुगतान संकट का संकेत दे सकती है। 12वां है किसी अर्थव्यवस्था में केवल 2 उत्पादक क्षेत्र ए और बी है। ए और बी दोनों बाजार मूल्य पर सकल मूल्य संवर्धन की गणना कीजिए। तो ये आप चार्ट को देख सकते हैं, क्रम संख्या समान है यहाँ पर और यहाँ पर पैसा आपका करोड़ रुपया में दिया हुआ है। तो विदेश से शुद्ध कारक आय 20 दिया हुआ है, ए द्वारा बिक्री 500, बीबी द्वारा बिक्री 600, ए और बी द्वारा अप्रत्यक्ष कर 80। तो ये आपका दिया हुआ, इसको आप लोग देख लीजिए। अब इसी पर आपको आंसर है। तो बाजार मूल्य पर सकल मूल्य संवर्धन, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे GVAMP। तो इसका फॉर्मूला है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो उत्पादन का मूल्य जो है वो प्लस करना है स्टॉक में परिवर्तन से। तो चरण 1 में पहले हम लोग ए का सकल मूल्य संवर्धन को निकालेंगे। तो बिक्री जो है वो 500 करोड़ चार्ट में दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं बिक्री जो है ए का 500 दिया हुआ है। तो इसी से हम लोग यहाँ तैयार किए हैं बिक्री 500 करोड़, स्टॉक में परिवर्तन 10 करोड़ और मध्यवर्ती खपत इतना। अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग GVAMP ए बाजार का। तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती खपत। तो जी अभी बिक्री है आपका 500, स्टॉक में परिवर्तन 10 और माइनस मध्यवर्ती खपत है 200, तो आपका हो जाएगा 310 करोड़। अब बी का उसी तरह निकालेंगे तो बी का भी वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ बी का 600 करोड़ बिक्री है, स्टॉक में परिवर्तन 10 करोड़ जो माइनस में है, मध्यवर्ती खपत है आपका 300 करोड़। फॉर्मूला सेम रहेगा, बैठाएंगे इसको हल करेंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा 290 करोड़। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी मेरा कुल सकल मूल्य संवर्धन निकलेगा। तो ए और बी का दोनों को जोड़ देंगे तो ए का जो है मेरा आया था 310 और बी का आया है 290, दोनों को जोड़ देंगे तो 600 करोड़ मेरा कुल जो है वो सकल मूल्य संवर्धन ज्ञात हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित का अर्थ बताएं। तो कर्मचारियों का को मुआवजा, कारक आय और मिश्रित आय है। तो यहाँ पर कर्मचारियों को मुआवजा मतलब है उनको जो वेतन मिलता है। तो उत्पादन प्रक्रिया में कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के बदले नियोक्ता द्वारा दिया गया कुल पारिश्रमिक कर्मचारियों को मुआवजा कहलाता है, या वेतन भी कह सकते हैं इसको। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा में किए गए योगदान शामिल होते हैं। कारक आय जो है, कारक मतलब होता है साधन,
भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस जो है वो मेरा कारक है, और उन लोग को जो पैसा मिलता है उत्पादन कार्य करने के बाद वो उसका आय होता है। तो उत्पादन के कारक को भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को उनकी सेवाओं के बदले प्राप्त होने वाली आय को हम लोग कारक आय कहा जाता है। जैसे श्रम को मिलेगा वेतन, सॉरी, श्रम को मिलेगा यहाँ पर मजदूरी, ठीक है, श्रम को मजदूरी। भूमि को मिलेगा आपका लगान या किराया भी बोल सकते हैं। पूंजी को ब्याज और उद्यम को लाभ। अब है मिश्रित आय। तो स्वयं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों या स्वरोजगार में प्राप्त वह आय जिसमें श्रम और पूंजी दोनों का योगदान शामिल हो मिश्रित आय कहलाती है। इसमें वेतन और लाभ को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे दुकानदार, किसान, मोची आदि की आय। कहने मतलब किसान जो है अपना खेत में काम कर रहा है, मजदूर से भी काम करवा रहा है, तो किसान का जो मेहनत है, उसका जो मेहनताना है वो तो लेगा नहीं, तो वो क्या है, एक तरह का मिश्रित आय हो जाएगा, मतलब दोनों का मिला हुआ रूप। आगे है, यदि अर्थव्यवस्था में सी मतलब हो जाएगा उपभोग, कितना है 200 प्लस 0.5 है, तो वाई है सो उपभोग फलन है। यहाँ सी उपभोग व्यय है और वाई जो है वो राष्ट्रीय आय है। निवेश व्यय 400 करोड़ है। क्या अर्थव्यवस्था 1500 करोड़ के आय स्तर पर संतुलन में है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग उपभोग फलन को लिखेंगे, सी बराबर यहाँ जो दिया हुआ है इसको उतार दिए हैं। निवेश मतलब आय जो है मेरा 400 करोड़ है। प्रस्तावित राष्ट्रीय आय कितना है 150 करोड़, यहाँ 150 करोड़ है तो 150 करोड़। अब संतुलन के शर्त के लिए क्या करना होगा, AD बराबर AS फॉर्मूला लगाना होगा। AD बराबर AS होता है, और AD जो होता है वो होता है C प्लस I, मतलब उपभोग और विनियोग का जोड़ जो है वो समग्र मांग होता है, और साथ ही AS है सो I के बराबर होता है, AD भी I के बराबर होता है। तो संतुलन के लिए क्या करेंगे, y बराबर C प्लस I कर दिए। अब C का मान तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं, यहाँ C का मान कितना हुआ है 200 प्लस 0.5 y है, तो यहाँ पर बस बैठा देना है C के जगह पर। और I का मान 1500 है दिया हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं I कितना है 1500 करोड़। मतलब यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला C बराबर 200 प्लस 0.5 y, तो y जो है वो I है, ठीक है, उपभोग फलन। तो यहाँ पर y के जगह पर है सो 1500 करोड़ को रखेंगे, क्या कि वहाँ प्रस्तावित आय कितना है आपका 1500 करोड़ है, इसीलिए यहाँ पर जो बैठाया गया है मान वो है 200 प्लस 0.5 और 1500 करोड़, क्योंकि इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 200 प्लस 0.5 y है, और y का मान कितना है 1500 करोड़, इसीलिए यहाँ पर बैठाया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा उपभोग जो है वो 950 करोड़ रुपये आ जाएगा। अब AD की गणना, तो AD बराबर C प्लस है, तो C तो हम लोगों ने निकाल लिया है, उपभोग मांग कितना है 950, और आय मेरा 400 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आय जो है वो कितना दिया हुआ है 400 करोड़, बस उसको बैठा देना है उस जगह पर और दोनों को जोड़ देना है। तो संतुलन जो होगा वो 1350 करोड़ रुपए पर होना चाहिए। अब 1350 करोड़ जो है वो क्या है, तो जो राष्ट्रीय आय जो दिया हुआ है उससे क्या है कम हो जा रहा है। समग्र मांग है 1350 करोड़ और राष्ट्रीय या आपूर्ति है 150 करोड़, जो क्या है 150 करोड़ ज़्यादा है समग्र मांग से, इसलिए अर्थव्यवस्था में संतुलन में नहीं होगा। संतुलन के लिए कितना होना चाहिए, तो संतुलन के होना चाहिए 1200 करोड़। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग निष्कर्ष में 150 करोड़ के स्तर पर समग्र आपूर्ति समग्र मांग से अधिक है, मतलब AS ज़्यादा है AD से। इसका अर्थ है कि उत्पादकों द्वारा बनाया गया माल पूरी तरह नहीं बिकेगा, जिससे अवांछित स्टॉक जमा हो जाएगा। इसे ठीक करने के लिए उत्पादक उत्पादन कम करेंगे, जिससे आय का स्तर तब तक गिरेगा जब तक वह संतुलन बिंदु, मतलब जो आय का स्तर है वो 1200 करोड़ तक ना पहुंच जाए। मतलब संतुलन जो होगा, संतुलन आय वो 1200 करोड़ पर होगा, ना कि 1500 करोड़ पर। 14 नंबर है, एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है, अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक होती है तो इसे अतिरिक्त मांग की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले अनियोजित स्टॉक में कमी, जब मांग अधिक हो रहा है तो मेरे पास
पूर्ति तुरंत बढ़ता नहीं है तो स्टॉक में जो भी माल रहेगा वो क्या होगा, खपत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि, तो स्टॉक की कमी को देखकर उत्पादक अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा, अधिक आदमी को काम पर लगाएगा और जिससे आय में वृद्धि होगी। तीसरा है रोजगार में वृद्धि, तो इससे रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी। चौथा, आय और उपभोग में वृद्धि, आय बढ़ने से। अब रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, उपभोग में बढ़ेगा, समग्र मांग अधिक बढ़ेगा और एडी है जो कम हो रहा था वो एएस के बराबर हो जाएगा। फिर है मूल स्तर में वृद्धि। अब यदि पूर्ण रोजगार के बाद यदि मांग और तेजी से बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन क्या होगा, पूर्ति हो तुरंत नहीं बढ़ता है, जिसके कारण मूल्य में वृद्धि होने लगेगा और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई कभी कभी उच्च ब्याज दर के कारण निवेश कम होने पर भी रेपो दर कम करने में अनिच्छुक रहता है। मतलब रेपो दर कम करने के पक्ष में नहीं रहता, उसको नहीं करना चाहता है जल्दी। तो केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के पीछे के तर्क पर चर्चा कीजिए। तो कम निवेश के बावजूद आरबीआई मतलब केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया जो है निम्नलिखित कारणों से रेपो दर कम करने में संकोच कर सकता है। पहला, मुद्रास्फीति नियंत्रण। तो यदि मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी रहती है तो रेपो दर कम करने से मुद्रा आपूर्ति और बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति है और बिगड़ जाएगी। दूसरा है मौद्रिक संरचना में देरी। तो कम रेपो दरों पर अर्थव्यवस्था के प्रभाव देखने के समय 6 से 12 महीने लगते हैं। विनिमय दर स्थिरता, तो कम ब्याज दरें विदेशी निवेश प्रवाह को कम करती है, जिससे रुपया कमजोर होता है। आयातित मुद्रास्फीति, मुद्रा के कमजोर होने से आयात लागत बढ़ जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। फिर है परिसंपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति। बहुत कम ब्याज दरें रियल एस्टेट और शेयर बाजारों में बुलबुले पैदा कर सकते हैं। फिर विश्वसनीयता, मुद्रास्फीति से निपटने में आरबीआई को अपनी विश्वसनीयता जो है वो बनाए रखना चाहिए। राजकोषीय मौद्रिक समन्वय, आरबीआई मौद्रिक सहजता की तुलना में राजकोषीय प्रोत्साहन को प्राथमिकता दे सकता है। राजकोषीय जो है वो सरकार द्वारा उपाय किया जाता है और मौद्रिक जो है उपाय है सो बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा मतलब केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में एक उल्लेखनीय बदलाव के रूप में भारत के बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ पहली बार 3 लाख करोड़ को पार कर गया। भारत के बैंकिंग प्रणाली वैश्विक स्तर पर मजबूत और टिकाऊ है। जो बैंकिंग प्रणाली कभी घाटे में थी वह अब लाभ में है और ऋण में रिकॉर्ड वृद्धि देखेगी। दिए गए पाठ और समान समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको बताना है पहला, मार्जिन आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर है मार्जिन आवश्यकता वह अंतर है जो बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि और उस ऋण के बदले गिरवी रखी गई सुरक्षा के वर्तमान बाजार मूल्य के बीच होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेने के लिए 1 करोड़ मूल्य की संपत्ति जैसे घर या सोना गिरवी रखता है तो बैंक की मार्जिन आवश्यकता 20% है, तो बैंक केवल 80 लाख तक का ऋण देगी। यहाँ 20 लाख मार्जिन है। अगला है, एक मजबूत और लाभदायक बैंकिंग प्रणाली बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा से परिलक्षित होती है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा सृजन को कैसे प्रभावित करता है। तो मजबूत और लाभदायक बैंकिंग प्रणाली अधिक मात्रा में ऋण देने में सक्षम होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा सृजन की प्रक्रिया तेज होती है। इसका प्रभाव निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है मनी मल्टीप्लायर प्रभाव। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, इसी वीडियो में सारा कंप्लीट कर देंगे आपका। फिर है मनी मल्टीप्लायर प्रभाव जो है बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा सृजन केवल नोट छापने में नहीं होता बल्कि ऋण देने से होता है। जब एक मजबूत बैंक किसी को ऋण देता है तो वह पैसा अंततः किसी और के खाते में जमा होता है। उस जमा राशि के आधार पर बैंक फिर से किसी और को ऋण देता है। यह चक्र अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा है लाभदायकता और ऋण देने की क्षमता। जैसे कि पाठ में कहा गया कि बैंक अब लाभ में से, इसका अर्थ है कि उनके पास फंसे हुए कर्ज कम है और उसकी पूंजी सुरक्षित है। जब बैंक वित्तीय रूप से स्वस्थ होते हैं तो वे जोखिम लेने और अधिक ऋण बांटने में संकोच नहीं करते हैं। तो अधिक ऋण बराबर बाजार में अधिक तरलता, मतलब बाजार में अधिक पैसा होगा। तीसरा है आर्थिक चक्र का विस्तार। तो ऋण में रिकॉर्ड वृद्धि का अर्थ है कि पैसा तिजोरियों में बंद नहीं है बल्कि बाजार में घूम रहा है। यह पैसा नए उद्योगों, घर खरीदने और व्यापार विस्तार में लगता है, जिससे रोजगार और आय बढ़ती है और अंततः और अधिक जमा बैंकों में आते हैं। 16 है, एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 1200 करोड़ और ब्याज भुगतान 700 करोड़ है। राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो राजकोषीय घाटा का ये फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ दिए
तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1900 करोड़। दूसरा क्वेश्चन है, सरकारी बजट के अनुसार एक वर्ष के दौरान ब्याज की आवश्यकता 1,40,00,000 करोड़ रुपए है यदि सरकार की कुल उधारी आवश्यकता 2,70,000 करोड़ रुपए आंकी गई है तो प्राथमिक घाटा कितना? बस सेम फॉर्मूला लगा देना प्राथमिक घाटा का, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ब्याज भुगतान इतना, कुल उधार की आवश्यकता इतना, अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। उधार पूंजी प्राप्ति क्यों है? तो उधार पूंजी प्राप्ति इसलिए कहलाती है क्योंकि यह सरकार की देनदारी बढ़ाती है और भविष्य में इसकी पुनः भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो पहला पॉइंट है सरकार की देनदारी में वृद्धि, इसको आप डिटेल देख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप इसको लिख लीजिए। दूसरा है आय नहीं बल्कि वित्तीय संसाधन उधार से प्राप्त राशि है। तीसरा एक मुश्त प्राप्ति का स्वरूप उधार, भविष्य पर भार उधार लेने से। अगला है सरकारी बजट और राजस्व बजट और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर। तो आप अंतर देख लीजिए, धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं, क्या कि 20 मिनट का वीडियो हो गया जो बहुत बड़ा हो रहा है, आपको नींद आने लगेगा देखते देखते, इसीलिए थोड़ा इसको आप जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है, इस घाटे के क्या निहितार्थ है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसका निहितार्थ जो है दुष्परिणाम क्या है, तो उपभोग के लिए उधार। दूसरा है भविष्य पर बोझ। तीसरा है महंगाई का खतरा। चौथा है पूंजीगत ब्याज व्यय में कटौती और फिर ऋण जाल। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है और इसी पर क्वेश्चन है। आपने अगर एग्जाम लिखा है तो आपके पास क्वेश्चन होगा, आप सीधे आंसर को देखेंगे, और जिनके पास क्वेश्चन नहीं है हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से और इसको लिख लीजिए। दिए गए पाठ और सामान्य समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए, क्या कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको आज इसी मतलब वीडियो में हम इसको समाप्त कर देंगे ताकि आपको दोबारा खोजना ना पड़े इसका अगला पार्ट। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बताना था। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए। यहाँ पर जो है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा उद्धम, उद्धम उद्धम, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा और ये चित्र को बना देना है। तो ऐसे बहुत लंबा हो गया, सेक्शन ए ही ख़त्म कर देते हैं, लगता है सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट का वीडियो में हम लोग भारतीय आर्थिक विकास सेक्शन से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।